नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हुए शामिल। प्रधानमंत्री ने ओमकार मंत्रोच्चारण में लिया भाग। सोमनाथ मंदिर परिसर में ड्रोन शो का भी किया अवलोकन। श्री सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग में मंदिर परिसर में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन और सोमनाथ तीर्थ यात्रा को और भी यादगार बनाने के तरीकों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री रविवार को राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। ग्रीन एनर्जी, शिप बिल्डिंग, ब्लू इकोनॉमी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने पर सम्मेलन में होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में युवाओं से किया सीधा संवाद। कहा, विकसित भारत की यात्रा में युवा हैं मुख्य चालक। तेज रफ्तार टेक्नोलॉजिकल विकास के साथ बने रहने के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग अपनाने का युवाओं से किया आह्वान। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला। नेता प्रतिपक्ष ने चंद्रकोड़ा थाने में दिया धरना। आईपैक रेड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने पर भी भाजपा ने टीएमसी सरकार को घेरा। भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के साथ वनडे फॉर्मेट से करेगी नए साल में अपने अभियान का आगाज। रविवार को वडोदरा में खेला जाएगा वनडे सीरीज का पहला मैच। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जारी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। पीएम ने सोमनाथ मंदिर में ओमकार मंत्र के दिव्य जाप में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर परिसर में एक ड्रोन शो का भी अवलोकन किया। श्रद्धा, उल्लास और विश्वास के 1000 साल पूरे होने पर वेरावल स्थित सोमनाथ परिसर दीप्तमान हो उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने हजारों का जन समूह। भक्तिमय वातावरण, सब कुछ लौकिक होते हुए भी अलौकिक। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो। प्रधानमंत्री ने ज्योतिर्लिंग की पूजा की, भवे भवे नाति भवे भोष्मान आशीर्वाद लिया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। उसके बाद शामिल हुए 72 घंटे चलने वाले प्रणवाक्षर ओमकार मंत्र के जाप समापन में। सृष्टि के प्रारंभ से ओमकार मंत्र ब्रह्मांड में है। यह वह ध्वनि है जिसे सबसे पहले सुना गया। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसके बाद प्रधानमंत्री ने देखा ड्रोन शो के जरिए सोमनाथ महादेव की महिमा को। सनातन धर्म के सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग के महात्मा को। इस शो के जरिए दिखाया गया कि कैसे आतिताइयों ने देश की परंपरा, देश के गर्व और देश की आत्मा को खंडित करने का कुत्सित प्रयास किया था। जनवरी 1026 की उन काली रातों में गजनी के महमूद ने इस पावन तीर्थ की मर्यादा पर प्रहार किया था। लेकिन ये महादेव हैं जिनका ना आदि है ना अंत। यह भारत भूमि उनके आस्थावानों के अटूट श्रद्धा से रची बसी है। ये न रुकने वाले हैं न झुकने वाले। सरदार पटेल ने संकल्प लिया, जो टूटा है उसे फिर से खड़ा होना है। यह हमारी परंपरा का जीवंत जय घोष है। सोमनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
नैनाभिराम ड्रोन शो में सोमनाथ की पूरी अंतर यात्रा, सोमनाथ के पुनर्निर्माण में बलिदान करने वाले और योगदान करने वाले महापुरुषों का योगदान और साथ ही साथ बुलंद भारत की ऐसी तस्वीर जो कि नवनिर्माण और नवजागरण पर टिकी है। निश्चित तौर से ये विकास और विरासत के संरक्षण और प्रदर्शन का अद्भुत प्रयास है। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दौरान सोमनाथ ट्रस्ट की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंदिर परिसर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई। साथ ही सोमनाथ की तीर्थ यात्रा भव्य, दिव्य और यादगार बनाने के उपायों और तरीकों की भी समीक्षा हुई। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन गुजरात सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक क्षेत्र की विशेष क्षमताओं को विकसित करना, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाना और वैश्विक निवेश के अवसरों से जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सौराष्ट्र के राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जहां ग्रीन एनर्जी, शिप बिल्डिंग, ब्लू इकोनॉमी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने पर चर्चा होगी। गुजरात की औद्योगिक प्रगति का सबसे बड़ा मंच वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट अब गुजरात के औद्योगिक हृदय राजकोट में नई ऊर्जा और नए अवसरों के साथ दिखाई दे रहा है। मौका है वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का मूल विचार यह है कि स्थानीय संसाधनों, उद्योगों और सामर्थ्यों को पहचाना जाए, उनके लिए आवश्यक नीतियों और निवेश के अवसर खोजे जाएं और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। ये वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट के माध्यम से राजकोट, सौराष्ट्र एवं कच्छ में बहुत ही बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट आने की हमें पूरी विश्वास है। कच्छ, सौराष्ट्र पर फोकस करता हुआ ये क्षेत्रीय सम्मेलन राजकोट के मारवाड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से गुजरात सरकार न केवल जिले स्तर पर निवेश आकर्षित करना चाहती है, बल्कि वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से गुजरात सरकार जिले स्तर तक निवेश को आकर्षित करना चाहती है। इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में पेश किया है। क्योंकि वाइब्रेंट के कारण गुजरात में कई इंडस्ट्रीज आई और हमारी जो बात करूं खादी और ग्राम उद्योग की, तो खादी और ग्राम उद्योग का बड़ी तरह से ये विकास हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी साहब की वजह से हमारे कच्छ और गुजरात को काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं हमारे स्टॉल पर विजिट करें, हम उसका स्वागत करने के लिए बहुत एक्साइटिंग है। जैसे कि सर यहाँ पे विजिट पे आ रहे हैं तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में स्वदेशी हमारी चीज़ें हैं वो दिखेंगी। यह सम्मेलन छोटे और बड़े उद्योगों, स्टार्टअप, एमएसएमई, कृषि उत्पादक, शोध संस्थानों एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को एक ही मंच पर लाता है, ताकि क्षेत्रीय निवेश, तकनीकी सहयोग और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो। इन सम्मेलनों के माध्यम से सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अवधारणा को भी मजबूत कर रही है। अनुमान है कि 1500 से अधिक एमओयू समझौते साइन होंगे। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक सम्मेलन ही नहीं, बल्कि गुजरात के हर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, यहाँ की स्थानीय प्रतिभाओं को वैश्विक मंच प्रदान करने और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने का एक क्रांतिकारी मंच है। जानकार मानते हैं कि साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने में गुजरात की यात्रा में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन रमाकांत और मुकुट शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, राजकोट। और राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात के रीजनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा फोकस होने जा रहा है स्वदेशी हाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। राजकोट से अजय मिश्र की यह रिपोर्ट देखिए। वाइब्रेंट गुजरात 2026 में इस बार फोकस है सौराष्ट्र और कच्छ, और अगर वाइब्रेंट गुजरात की बात करें तो सबसे बड़ा फोकस है स्वदेशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों को बढ़ावा देते रहे हैं। इसको समझने के लिए डॉक्टर संजय जोशी, जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडेक्सी कॉटेज इंडस्ट्रीज की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाइब्रेंट गुजरात का सबसे बड़ा फोकस स्वदेशी, क्या कुछ शोकेस करने जा रहे हैं आप?
वैसे तो ये कच्छ और सौराष्ट्र स्पेसिफिक वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस है जो गुजरात के हर पार्ट में होने वाली है, लेकिन जब तक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स की बात है, सौराष्ट्र और कच्छ की जो आर्ट है वो इंटरनेशनली ग्लोबली फेमस है। आपने अगर देखा हो तो आज यहाँ हमने वेरी सिलेक्टिव जो पद्मश्री अवॉर्डी है, नेशनल अवॉर्डी है और जो गुजरात राज्य के अवॉर्डी है, ऐसे 25 आर्टिजन्स के स्टॉल्स यहाँ लगे हैं, जिसमें जामनगर की बांधनी है, कच्छ का अजरक है, फिर कच्छी शॉल है, पटोला है। आपको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने गुजरात और पूरे देश की जो लोकल आर्ट है उसको इंटरनेशनल बनाने में जो बड़ी भूमिका निभाई है, उस पर क्या कहेंगे? अगर आपने देखा हो तो जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब को जब कोई भी इंटरनेशनल डिग्निटरीज को हिंदुस्तान में मिलते हैं या फिर विदेशों में जब जाते हैं, तब वो अपनी जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट वाली रेयर आर्ट है उसके पीसेस ले जाते हैं, ताकि इन दूर दराज के गाँव में काम करने वाले आर्टिजन्स के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलता है। एंड नाउ सम ऑफ देम हैव बिकम इंटरनेशनली फेमस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, यही सबसे बड़ा फोकस है वाइब्रेंट गुजरात का, और यही कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से इस मंत्र को पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन मोहन मुकुट शर्मा के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, वाइब्रेंट गुजरात, सौराष्ट्र। और नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए और इस अवसर पर वो देश भर से आए युवाओं से मिले और उनसे सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के साथ साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। युवाओं को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने गहन और प्रेरणादायक विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि चाहे हम किसी भी प्रांत या क्षेत्र से हों, हमारे अंदर राष्ट्र और राष्ट्रीयता का मजबूत भाव जरूर होना चाहिए। आत्मविश्वास के बल पर हम जीवन में हर संभव लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसके लिए नेतृत्व क्षमता और जुनून का होना अत्यंत आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में महान केवल पद के कारण नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों के कारण महान बनता है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का विभाजन हुआ है। हम चाहे कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में रहते हों, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत माता की पूजा करते हैं। यह भाव बराबर हम सबके चित्त में रहना चाहिए। लेकिन यहां पहुंचे हम कोई बड़े हो गए हैं ऐसा मत मानना। कोई व्यक्ति अपने जीवन में पद के कारण बड़ा नहीं होता, पद के कारण उसका कद बड़ा नहीं होता है। मनुष्य का कद यदि बड़ा होता है तो उसकी कृतियों के कारण बड़ा होता है, उसके कामों के कारण बड़ा होता है। और नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में देश भर से आए युवाओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मुलाकात की। कार्यक्रम में शामिल युवा काफी खुश नजर आए। युवाओं का कहना है कि यहां आकर उन्हें खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। रक्षा मंत्री से संवाद करके उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। वे भारत माता की सेवा करने और राष्ट्र निर्माण में हर तरह से अपनी भूमिका निभाएंगे। युवाओं से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकसित भारत युवा लीडरशिप के तहत जो है देश भर से आए युवाओं के साथ संवाद किया। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर आए, आपने रक्षा मंत्री से संवाद किया, क्या बातें आपको अच्छी लगी? उन्होंने हम लोगों को बताया कि ज़िंदगी में चुनौतियां हर किसी के आती हैं और कोई एकदम से ऊंचे पायदान पर नहीं पहुंच जाता। धीरे धीरे ही उन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने मनोबल को कभी ना टूटने दें और धीरे धीरे उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाएं। I never imagined I'll be standing over here with the defense minister and the air chief marshal. The words they said were not, it cannot be expressed in like words, but the moment they were standing near me and everything was so amazing. हमें कितने डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, how we can manage and how can we manage all the things. These are the things we have to learn from them. माननीय रक्षा मंत्री जी हम लोगों को बताएं कि आप लोग जिंदगी में खुशी गम आते रहते हैं, लेकिन कभी आप गम को लेकर हारिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए। आपको छोटा हो या बड़ा सबका सम्मान करना है, वो क्यों ना स्वीपर ही हो। ये उनकी सबसे अच्छी बात रही कि आपको सबको सम्मान करना है। उन्होंने बोला अहंकार हमेशा दूर रखना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। जीवन में कठिनाइयों से हमेशा लड़ना चाहिए ताकि हमारा जो भी है
जो भी हमारा गोल है वो प्राप्त हो। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ ही जो है CDS जनरल अनिल चौहान जो है वो यहाँ पर थे और इन्होंने युवाओं ने जो है रक्षा मंत्री के साथ में संवाद किया, अपनी बात रखी। रक्षा मंत्री ने भी इनको जीवन के सूत्र जो है वो यहाँ पर बताए और यहाँ पर आकर ये युवा जो है अपने को काफ़ी खुश जो है और भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के भारत मंडपम में 3 दिवसीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की भव्य शुरुआत हुई। देश के कोने कोने से आए हजारों युवा इस संवाद का हिस्सा बने, जहां उन्होंने विकसित भारत के सपने, अपनी सोच और भविष्य की रणनीति को साझा किया। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में इन युवाओं का कहना है कि ये मंच उन्हें अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने का अवसर दे रहा है। इन युवाओं में कोई शिक्षा सुधार की बात कर रहा है तो कोई स्टार्टअप और रोजगार के नए मॉडल पर जोर दे रहा है। तकनीक, इनोवेशन, राष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण और सामाजिक समावेशन जैसे मुद्दों पर युवाओं की सोच साफ और दूरदर्शी नजर आ रही है। युवक क्या सोचता है, किस तरह से भारत का भविष्य देख रहा है और वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो लगातार काम कर रहा है। कुछ युवाओं से बात करते हैं जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। किस तरह की सोच को लेकर युवा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 2047 का जो स्वप्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का, उसमें युवाओं की बड़ी भागीदारी है। क्या सोचते हैं? भारत इंफॉर्मेशन बेस्ड एजुकेशन को छोड़ के स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है कि आज का युवा जो है वो अपने स्किल पे ज़्यादा काम करे। इंफॉर्मेशन हर जगह है, स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो स्किल पे काम करके आज का युवा नेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे लीड कर सकता है। युवाओं में नेतृत्व करने की क्षमता होती है, क्या सोचता है इसका युवा? सर्वप्रथम तो युवाओं के अंदर एक नेतृत्व क्षमता को डेवलप करना ज़रूरी है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये कार्यक्रम करवा रहे हैं और सभी देश भर से जो आए युवा है अपनी व्यक्तिगत जो स्तर पे स्किल डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को निखारने के लिए और अपना टैलेंट सभी के सामने शेयर करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जब महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के युवाओं की सोच को लेकर किस तरह का विजन है? जिस देश में महिलाएं लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है ना, उस देश में अगर महिलाएं आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से वो बहुत एक्टिव रहेंगी और बहुत ज़्यादा उन पे ये चीज़ का अवेयरनेस रहेगा, तो ये चीज़ हमारे भारत के लिए हमेशा हमेशा वृद्धि का ही काम करेगा। क्या सोचता है आज का युवा, किस तरह के भारत की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है? एक ऐसा पाइपलाइन डेवलप करना होगा जिससे कि हमारे जो लोकल एरिया, जैसे मैं बस्तर से आता हूँ, बस्तर जैसे उस इलाके में वहाँ पर मेंटरशिप और प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए, ताकि वहाँ का देश, वहाँ का युवा स्टार्टअप कल्चर के साथ हमारे देश को पूरे विश्व स्तर पे उसको ग्लोबल कैपिटल बना पाए। क्या सोचता है आज का युवा? इस समाज में हम जो एजुकेशन है, ग्रास रूट लेवल तक जो कम्युनिटी है उस तक हम सरकार की सभी सुविधाओं को उसमें पहुंचा सकें और सरकार को यह सुझाव दे सकें कि पॉलिसी में किस तरह के चेंजेस होने चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति को उस सरकार की पॉलिसीज का लाभ मिल सके। आने वाले समय में जब भारत की तस्वीर 2047 में विकसित होगी तो जो नेतृत्व है वो युवाओं के हाथ में आए और उनके मॉडल पे, यानी कि यूथ जो सोच रहा है उनके मॉडल पे देश आगे बढ़े, इसको लेके एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण मंच माना जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो आज का युवा कल का भविष्य है और भविष्य की पटकथा को लिखने का काम दिल्ली में इस वक्त युवा मंच के माध्यम से किया जा रहा है, जो आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन उत्तम कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। और जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस कार्यक्रम में 9000 जवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। पुलिस एकेडमी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 150 साल पहले बने अंग्रेजों के कानूनों को समाप्त कर दिया और भारतीय न्याय संहिता को लागू करने का काम किया है। इसके साथ साथ महिला और बच्चों के लिए एक अलग चैप्टर बनाकर महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा का एक नया अध्याय भी शुरू किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 150 साल पहले बने अंग्रेजों के कानून को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता को इंट्रोड्यूस किया है। ढेर सारे परिवर्तन ऐसे किए हैं जिससे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी। इसके साथ साथ
महिलाओं के और बच्चों के लिए एक अलग चैप्टर बनाकर महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा का नया अध्याय भी चालू कर दिया गया है। आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवाद को परिभाषित किया है, संगठित अपराध की भी एक नई व्याख्या की है और 7 साल और उसके अधिक सजा वाली दफाओं के लिए एफएसएल को कंपलसरी किया है। और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। शनिवार रात करीब 8:20 पर जब वो पुरुलिया से लौट रहे थे तब पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोड़ा रोड पर उनके काफिले पर हमला हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस समर्थित लोगों ने हमले का आरोप लगाया है। वहीं साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शुभेंदु अधिकारी ने हमले को पश्चिम बंगाल में विपक्ष की हर आवाज पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस जनता के बढ़ते गुस्से से घबराकर हिंसा का सहारा ले रही है। घटना के विरोध में वो चंद्रकोड़ा थाने के अंदर धरने पर बैठ गए हैं और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। प्रवर्तन निदेशालय और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में देरी और अव्यवस्था के कारण ईडी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एजेंसी ने ममता बनर्जी की दखलंदाजी और जांच में रुकावट के खिलाफ याचिका दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कदम कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई में देरी की वजह से उठाया है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है, जिसमें मांग की गई है कि अगर ईडी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाती है तो बिना राज्य सरकार को सुने कोई एक तरफा आदेश ना दिया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब देश की संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग के निर्देशों को ही चुनौती दे रही हैं। पर्यवेक्षकों की सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चौथा पत्र भेजा है और सवाल उठाया है कि विशेष पर्यवेक्षकों को सुरक्षा क्यों दी जानी चाहिए। ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा है कि गंगा सागर मेले के समय निर्वाचन आयोग ये उम्मीद कैसे कर सकता है कि हम पर्यवेक्षकों को सुरक्षा देंगे। आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है, न कि इन पर्यवेक्षकों को ढाल प्रदान करना। दरअसल दक्षिण 24 परगना के मगराहाट में आयोग के पर्यवेक्षक एस मोरोगन उन पर हुए हमले को लेकर निर्वाचन आयोग ने राज्य के डीजी को पत्र लिखा था और 6 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने जानना चाहा था कि पूर्व सूचना होने के बावजूद पर्यवेक्षक एस मोरोगन की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे। अब ममता बनर्जी निर्वाचन आयोग पर ही सवाल उठा रही हैं। वहीं इस पर भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री असल में डर के साए में हैं, इसीलिए अब आईपैक के कार्यालय पर ईडी का छापा पड़ता है तो वो फाइलें लेने के लिए अपने पद की गरिमा भूलकर खुद वहां पहुंच जाती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री चाहें भी तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया को रोक नहीं सकती। ममता बनर्जी का सिक्योरिटी से ही काम होगा? अरे चुनाव होगा सेंट्रल फोर्स से, तो ऑब्जर्वर को सेंट्रल फोर्स सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ईडी आया सेंट्रल फोर्स का सिक्योरिटी से, सीबीआई आया सेंट्रल फोर्स का सिक्योरिटी से। इसीलिए ममता बनर्जी अभी जिस भी तरीका अपनाए एसआईआर को रोकना चाहते हैं। जो ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू ही नहीं हुआ, बिहार में चल रहा था, तब उन्होंने एसआईआर को रोकने के लिए बयानबाजी भी चालू किया और सुप्रीम कोर्ट में भी केस दाखिल किया, लेकिन 1000 प्रयास करने के बाद भी एसआईआर को रोक नहीं पाया। और एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर करारा निशाना साधा। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर पर गठबंधन खुद कंफ्यूज है। सपा और कांग्रेसी एसआईआर को लेकर बार बार बयान बदल रहे हैं। गठबंधन के लोग हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, कृपया ये स्पष्ट कर दें कि उनके अनुसार किसके वोट कट रहे हैं और किसके वोट जुड़ रहे हैं। हकीकत में न किसी के वोट कट रहे हैं, न किसी के वोट जुड़ रहे हैं। गंभीर संवैधानिक प्रक्रिया के ऊपर किसी प्रकार का तमाशा करने की आदत से कांग्रेस
समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी दलों को बाज आना चाहिए और गंभीरता के साथ, जागरूकता के साथ इस प्रक्रिया में सहयोग करें। वीबी जी राम जी कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में मनरेगा की समीक्षा के लिए टीम भेजी थी और इस दौरान कई गड़बड़ियां पाई गई थी, इसीलिए नए कानून की जरूरत पड़ी। सुकांत मजूमदार ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस कानून को लेकर गलत प्रचार कर रहे हैं। बंगाल में 19 जिले में केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे कंप्लेन मिलने के बाद MGNREGS का रिव्यू करने के लिए टीम भेजा गया था। हमारी सरकार ने जी राम जी एक्ट के द्वारा जिस तरीके से ये नए कानून बनाए, इसके द्वारा हमारे लोगों को 125 दिन की 100% से भी ज़्यादा गारंटी है, मैं तो कहूँगा 200% की गारंटी है। हमारे गांव के लोगों को, गरीब को, जिनको काम चाहिए उनको काम मिलेगा। हमारे जो अपोजिशन के दोस्त हैं, कांग्रेस से लेकर बाकी लोग, वो जो गलत बयानी कर रहे हैं, लोगों के बीच दुष्प्रचार कर रहे हैं कि लोगों इसमें गारंटी नहीं है, उनको समझ में नहीं आता इसमें गारंटी और भी गारंटेड तरीके से है। साथ ही सुकांत मजूमदार ने कहा है कि मनरेगा के तहत पश्चिम बंगाल में कई कमियां थीं, जिसे खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी स्वीकार किया है, लेकिन गलत को ठीक करने का काम नहीं किया। खुद बोल रहे हो को करप्शन हुआ है। अभिषेक बनर्जी ने, ममता बनर्जी ने ऑन कैमरा एक्सेप्ट किया है, हाँ कुछ जगह पे चोरी हुई है, लेकिन सारे चोर नहीं है। वो खुद बोले हैं चोरी की 2-4 इंस्टेंसेस तो मैंने आपके सामने बताया। तो ड्रामाबाजी बंद करके काम करिए, काम में आइए, और सरकार रेडी है पैसा देने के लिए। हम तो कब से कह रहे हैं पैसा देंगे। और वहीं वीबी जी राम जी कानून पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान मनरेगा को लेकर मिल रही थी शिकायतें। इस पर सुकांत मजूमदार ने कहा है, शिकायतें मिलने के बाद नया कानून लेकर आए, ये कहा गया है। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन के तमिलनाडु दौरे पर हैं। कोयंबटूर हवाई अड्डे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कोयंबटूर में प्रोफेशनल कनेक्ट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं जीएसटी सुधारों का जिक्र करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि जीएसटी सुधार से डॉक्टर, व्यापारी, वकील, इंजीनियरिंग फैकल्टी सहित हर वर्ग को एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम मिला है और सभी एक संस्था के रूप में विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को विकास के उस पथ पर लेके चल रहे हैं जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुवाहाटी से कच्छ तक एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जीएसटी रिफॉर्म से पूरे देश में हर वर्ग को एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है, जो केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था के रूप में काम करते हैं। चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे हमारे बिजनेसमैन हों, चाहे हमारे एडवोकेट्स हों, चाहे हमारे इंजीनियरिंग फैकल्टी के लोग हों, आप सब एक संस्था के रूप में काम करते हैं। आपके साथ एक बड़ा समूह जुड़कर काम करता है। और तुर्कमान गेट पत्थरबाजी केस में गिरफ्तार 3 और आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि पत्थरबाजी मामले में गिरफ्तार सभी 16 आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। मध्य दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित दरगाह फैज़े इलाही मस्जिद के पास बीते मंगलवार को अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की थी। करीब 150 से 200 उपद्रवियों ने देर रात पुलिस पर पथराव किया था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने मथुरा में आयोजित सनातन संस्कृति महोत्सव में कहा कि हमारा समाज एक है और भाषा, जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम, समानता और समरसता का व्यवहार करने की प्रेरणा दी। साथ ही भागवत ने कहा है कि हमें रामानुज जी जैसे महान संतों के जीवन से एकता और भक्ति का संदेश सीखना चाहिए, जो स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचने और साथ देने का मार्ग बताते हैं। हम जहाँ रहते, जितना संचार करते, जो समाज रहता है उसको हम तो एक मानते हैं, पूरा हिंदू समाज एक है, लेकिन दुनिया उसमें कई प्रकार देखती है, भाषा के, जाति के, पंथ संप्रदायों के। दुनिया जितने प्रकार हिंदुओं के मानती है उतने प्रकार के हिंदुओं में मेरे अपने मित्र होने चाहिए, मेरे अपने कुटुंब के मित्र कुटुंब होने चाहिए। सुख दुख में भाग दौड़ आदि जो व्यवहार मित्रों का आपस में होता है, मेरा उन सब के साथ होना चाहिए। भक्ति का संदेश, समरसता का संदेश रामानुजाचार्य जी ने स्वयं के जीवन से दिया है कि अपने स्वार्थ की हानि करके भी अपनों के स्वार्थ की हानि नहीं होने देना, क्योंकि सब अपने हैं। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित एट होम कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसके लिए विशेष अतिथियों को निमंत्रण पत्र पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में गुवाहाटी की अभिनेत्री मोलाया गोस्वामी, जोरहाट की पद्मश्री पुरस्कार विजेता लक्ष्मी बरुआ और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश गुप्ता कापुंगती को राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। इस सम्मान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अभिनेत्री मोलाया गोस्वामी ने इसे गर्व का क्षण बताया। वहीं पद्मश्री लक्ष्मी बरुआ माननीय राष्ट्रपति से निमंत्रण पाकर भाव विभोर दिखीं। उन्होंने निमंत्रण के साथ पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांस्कृतिक स्मृति चिन्ह प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है, जबकि डॉक्टर जगदीश गुप्ता राष्ट्रपति भवन से ये निमंत्रण पाकर सम्मानित और रोमांचित महसूस कर रहे हैं। मुझे एक विशेष आमंत्रण मिला है और वो भी राष्ट्रपति भवन से, माननीय भारत के राष्ट्रपति जी से। और जो एट होम 26 जनवरी को जो अनुष्ठान उधर में दिल्ली में हो रहा है, उसी के लिए मुझे एक आमंत्रण मिला है और मैं सच में इतनी खुश हूँ और एट द सेम टाइम आई एम सो हैप्पी एंड ऑनर्ड जो ये आज आमंत्रण मुझे मिला है असम को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो आई एम सो हैप्पी। निमंत्रण पत्र के साथ जो बैग मुझे दिया है, ये बैग में नॉर्थ ईस्ट का बना हुआ बहुत चीज़ें मिला है। ये हमारे गौरव का विषय है और ये जो असम के लिए खास असम के लिए जो दिया है ये है गगना, और ये गगना देख के मुझे बहुत आनंद मिला। रिसेंटली मुझे प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। अभी मुझे सेकंड टाइम एट होम रिसेप्शन के लिए इनवाइट किया गया है। आई एम थैंकफुल टू रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस इन्विटेशन। भारत मंडपम में आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। 18 जनवरी तक चलने वाले इस पुस्तक मेले की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक एट 75 रखी गई है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू हो गया है। मेले का केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को उद्घाटन किया। इस बार मेले में कतर को जहां गेस्ट ऑफ ऑनर देश का दर्जा दिया गया है, तो वहीं स्पेन फोकस कंट्री के रूप में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस बार भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक 75 थीम रखी गई है। उन्होंने बताया कि पुस्तकें समाज को दिशा देती हैं और ज्ञान केवल पढ़ाया नहीं जाता बल्कि आत्मसात किया जाता है। ये केवल पुस्तक का मेला नहीं है, ये विचार का संगम, संवादों का उत्सव और सृजनशीलता का उत्साह है। भगवद गीता में कहा गया है, ज्ञान से अधिक पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। पुस्तक इस ज्ञान परंपरा की वाहक है,
जो पीढ़ियों को जोड़ती है, सभ्यताओं की स्मृति को संजोती है और समाज को दिशा देती है। 18 जनवरी तक चलने वाले पुस्तक मेले में 35 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं और करीब 3000 से ज्यादा बुक स्टॉल लगाए गए हैं। जगह जगह देख रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का एक रिक्वेस्ट है, इन प्लेस ऑफ गुलदस्ता, इन प्लेस ऑफ फूल, आप पुस्तक दें लोगों को, आप पुस्तक भेंट करें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। जब पुस्तक भेंट करोगे तो पुस्तक में ऐसा बहुत मटेरियल मिलेगा जो हमारी दिशा, हमारी सोच सब चेंज कर देगा। पुस्तक को पढ़िए, एक पुस्तक आपका लाइफस्टाइल चेंज कर देगी। पुस्तक मेला शुरू होने से प्रकाशक वर्ग काफी उत्साहित है। पहली बार पुस्तक मेले में जो एंट्री है वो फ्री की है, इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमें उम्मीद है फ्री होने से काफ़ी पाठक जो आएंगे पुस्तकें देखेंगे और इससे जो है पठन पाठन की रुचि में वृद्धि होगी। इसका जो थीम है भारतीय सैन्य पर, वह भी एक बेजोड़ है और हमने भी प्रयास किया है, सारे प्रकाशक प्रयास किए हैं कि उस थीम को और उभारा जाए। सारे प्रकाशक छोटा हो या बड़ा हो पूरे साल प्रतीक्षा करते हैं कि विश्व पुस्तक मेला लगे, वहाँ लोगों का हुजूम आए, किताब से प्यार करने वाले आएँ और हम उन्हें देखें, किताबें उन्हें स्पर्श करें और किताबें भी सौभाग्यशाली सिद्ध हों। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित ये पुस्तक मेला 18 जनवरी तक चलेगा। थीम के अनुसार मेला आज़ादी के 75 साल में भारतीय सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्र निर्माण में योगदान को समर्पित है। किताबें इंसान की सच्ची दोस्त होती हैं और 35 देशों से ज़्यादा प्रकाशकों की पुस्तकें इस नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की शोभा बढ़ा रही हैं। तो आप भी चले आइए इस नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में, जहां एंट्री पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। 2014 से 15 से 2024 से 25 तक की अवधि में भारत के कृषि इतिहास में सबसे अधिक विकास का दौर रहा है, जो इस क्षेत्र के मजबूत और लगातार विस्तार से चिन्हित है। यह विकास मांग आधारित रहा है, जो कृषि के भीतर संरचनात्मक परिवर्तन को दर्शाता है और इस अवधि के दौरान कृषि ने जलवायु और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी बेहतर स्थिरता और लचीलापन दिखाया है। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की हालिया रिपोर्ट में भारत को विकसित भारत एट 2047 के विजन को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला बताया गया है, जो एक ऐसा विकसित देश होगा जो अपने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा होगा। देहरादून में 10 से 12 अक्टूबर 2025 को हुए 24वें अंतर्राष्ट्रीय IASSI वार्षिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने रिपोर्ट पर बात की और इस विजन के 2 मुख्य स्तंभों पर भी जोर दिया। प्रति व्यक्ति आय को विकसित अर्थव्यवस्थाओं के स्तर तक बढ़ाना और समावेशी विकास यानी सबका विकास सुनिश्चित करना। इसमें यह भी कहा गया है कि इस राष्ट्रीय बदलाव में कृषि को एक केंद्रीय भूमिका निभानी होगी, क्योंकि यह क्षेत्र मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में 19.73% का योगदान देता है और भारत के कुल वर्कफोर्स के 46% लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से 64% महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित देश की प्रमुख वैश्विक खाद्य और पेय स्रोत प्रदर्शनी इंडस फूड 2026 का सफल समापन हो गया है। 3 दिनों तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत समेत दुनिया भर के खाद्य उत्पादक, खरीदार और उद्योग विशेषज्ञ एक मंच पर नजर आए। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया TPCI द्वारा ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडस फूड 2026 ने प्रमुख भारतीय खाद्य उत्पादकों, अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों और वैश्विक संस्थानों को एक बड़ा मंच प्रदान किया। इस मेगा फूड शो में 30 देशों के 2200 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए, जबकि 120 से ज्यादा देशों के 15,000 से अधिक खरीदारों और व्यापार आगंतुकों ने इसमें शिरकत की। यहाँ पे इंडस में हमारा फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन है। इंडस देखिए बहुत नाम कमाया इंडस ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और TPCI ने जो काम करा है इतने सालों से वो कमेंडेबल है। ये बिजनेस के लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। ये एक बहुत अच्छा चांस होता है हर बिजनेस को यहाँ से ग्रो करने के लिए पूरे साल के लिए। काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि डिफरेंट बायर आते हैं और हर कंट्री से आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट हो गया, रशिया हो गया, यूरोप से हो गए, बहुत सारे क्लाइंट्स थे। ये हम लोगों का पहला एक्सपीरियंस है इंडस फूड में
बट ये प्लेटफॉर्म एक अच्छा है। अगर आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपोर्ट्स तो यहाँ से आप अच्छा प्लेटफॉर्म ले सकते हैं, अच्छा इनिशिएटिव मिलेगा। इंडस फूड में हमने फर्स्ट टाइम किया था, काफ़ी मैंने सुना था और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा इंडस फूड का। यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, फिलीपींस, नेपाल और लेबनान समेत कई देशों के खरीदार और प्रदर्शक इस आयोजन का हिस्सा बने। यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी ब्रांड्स ने भी खासा ध्यान खींचा। इंडस फूड 2026 में वाणिज्य मंत्रालय की इकाई, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने कृषि, खाद्य और कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप कंपनियों को समर्थन देने के लिए भारती नाम की एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और युवा उद्यमियों के लिए नए निर्यात अवसर पैदा करना है। इस मेगा फूड शो में भारत यूएई फूड कॉरिडोर का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कई सेमिनार और B2B मीटिंग्स का भी आयोजन किया गया, जहां नई तकनीक और फूड सेफ्टी पर चर्चा हुई। इंडस फूड 2026 का मकसद भारत की फूड इंडस्ट्री को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना है, जहां 15,000 से ज़्यादा खरीदार जमा हुए। इंडस फूड के जैसे प्लेटफॉर्म्स न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा देते हैं, बल्कि भारत की खाद्य उद्योग की ताकत को दुनिया के सामने पेश करते हैं। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं शमीम अख्तर, DD न्यूज़, नोएडा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की झलक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। पीएम मोदी ने तस्वीरों को सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा करते हुए अपने संदेश में लिखा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के सुअवसर पर सोमनाथ मंदिर परिसर में भव्यता और दिव्यता से भरा ड्रोन शो देखने का सौभाग्य मिला। इस अद्भुत शो में हमारी प्राचीन आस्था के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी का तालमेल हर किसी को मंत्रमुग्ध कर गया। सोमनाथ की पावन धरा से निकला ये प्रकाश पुंज पूरे विश्व को भारत की सांस्कृतिक शक्ति का संदेश दे रहा है। और वहीं आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ओम हमारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का और वेदांत का सार है। ओम हमारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों और वेदांत का सार है। ओम ही ध्यान का मूल है और योग का आधार है। ओम ही साधना में साध्य है। ओम ही शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। ओम से ही हमारे मंत्र प्रारंभ एवं पूर्ण होते हैं। आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में 1000 सेकंड्स तक ओमकार नाद के सामूहिक उच्चार का सौभाग्य मिला। उसकी ऊर्जा से अंतर मन स्पंदित और आनंदित हो रहा है। ओम तत्सत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। और इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म ने जन धन, बीमा और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव की नींव रखी है। सर्वोच्च स्तर पर निगरानी का असर बैंकिंग से लेकर रियल एस्टेट तक दिख रहा है, जिससे वित्तीय समावेशन मजबूत हुआ है और आम लोगों का भरोसा फिर से कायम हो रहा है। साल 2014 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद मोदी सरकार ने जन धन योजना को मिशन मोड में शुरू किया और फिर बैंक खातों को बीमा सुरक्षा के साथ जोड़ा। इन योजनाओं के तेजी से सफल होने के पीछे अहम रोल है प्रगति का। प्रगति समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने हर परिवार को बैंकिंग सुविधाओं के साथ जोड़ने के लिए सर्वोच्च स्तर पर बैंकों और बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किए। सर्वोच्च स्तर पर लगातार निगरानी का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री जन धन खाते के तहत 56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। इन खातों में 26 लाख करोड़ से ज्यादा राशि जमा है और 56% खाते महिलाओं के हैं। 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा का लाभ मिला। 23 करोड़ लोगों को खाते के साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। बैंकिंग और बीमा की ही तरह घर खरीदना भी हर आमो खास का सपना होता है,
लेकिन कई तरह के कानूनी अड़चनों की वजह से रियल एस्टेट परियोजनाओं में देरी ने आम आदमी के सपने को बड़ा धक्का पहुंचाया। सेक्टर में जनता के विश्वास बहाली के लिए साल 2016 में केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम पारित किया और सभी राज्यों में नियामक तंत्र की व्यवस्था की शुरुआत हुई। 28 मई को हुई प्रगति समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को सुझाव दिए कि रेरा अधिनियम के तहत सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य हो। घर खरीदने वालों के लिए न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निपटान की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित हो। हाउसिंग बाजार में विश्वास बहाल करने के लिए रेरा नियमों का कड़ाई से अनुपालन बहुत अहम है। RERA was taken up for the Prime Minister's Pragati review. What it looked at is what is the status of implementation of RERA in various states. There were states where the authority posts were vacant, they had not been activated, complaints were pending, registrations were pending, and after that there's been a substantial improvement in the activation of RERA as a vibrant regulator. There's been a dramatic improvement. Most of the vacancies have been filled. The number of projects registered in the last 6 months has been very substantial. I think in a number of states we have seen a substantial improvement. जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री के इन सुझावों से राज्यों में रियल एस्टेट परियोजनाओं के नियमन में तेजी आएगी और ग्राहकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। रेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा है, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रहा है और 2016-17 से पहले जो हम जिस तरीके के इंडस्ट्री की एक अनसर्टेनिटी में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की अनसर्टेनिटी से जूझ रहे थे, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर रहा है। डेफिनेटली एक लैंडमार्क रिफॉर्म की तरह हम देख सकते हैं। प्रगति समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री के निर्देशों का ही असर है कि हाउसिंग सेक्टर में आम जनता के विश्वास को मजबूत करने में मदद मिल रही है। और आइए आगे बढ़ते हैं। भारत जर्मनी ने रणनीतिक साझेदारी के हाल ही में 25 साल पूरे किए हैं। अब जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के फेडरल चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात करने वाले हैं। यह मुलाकात 12 जनवरी को अहमदाबाद में होगी। फ्रेडरिक मर्ज 12 से 13 जनवरी को भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। जर्मन चांसलर मर्ज की भारत की ये पहली आधिकारिक यात्रा होगी। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और गतिशीलता में सहयोग को और मजबूत करने पर फोकस होगा। साथ ही रक्षा और सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान, हरित और सतत विकास सहित दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों के अहम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी बात होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे और दोनों देशों के व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा दोनों नेता साबरमती आश्रम जाएंगे और साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी भाग लेंगे। चीन के शंघाई में भारत के वाणिज्य दूतावास ने विश्व हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधान वाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने किया। मुख्य वाणिज्य दूत ने पीएम मोदी का संदेश पढ़ा कि हिंदी भारत की संवेदना और संस्कार को विश्व तक पहुंचाने वाली कड़ी है। विश्वविद्यालयों के छात्रों ने रचनाएं साझा की। भारतनाट्यम की छात्राएं और शंघाई रंगमंच एकेडमी के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। साथ ही वीरांगना सुनीता मेहता की कविता और मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन का मंचन भी हुआ। ईरान में मचा बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद वहां के हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। सड़कों पर आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया है तो सरकार की कार्रवाई के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की मौजूदा सरकार पर लोगों के साथ सख्ती न बरतने की बात कही है, तो ईरान के अब्दस्त शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी ने भी आंदोलनकारियों को सभी प्रमुख संस्थानों पर कब्जा करने की बात कही है। और इस बीच ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता खामेनेई ने लोगों से शांत रहने की अपील की है।
ईरान में इंटरनेट और टेलीफोन लाइन बंद किए जाने के बाद सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की चेतावनी के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी है और सोशल मीडिया पर प्रदर्शनों के वीडियो भी लगातार सामने आ रहे हैं। ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान की सेना ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का संकल्प लिया है। सूत्रों के मुताबिक देश भर में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच ईरानी सेना ने देश के राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने का संकल्प लिया। साथ ही सेना ने अपने एक बयान में नागरिकों से सतर्क रहने का भी आग्रह किया। उधर 1979 में हटाए गए ईरान के अंतिम शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी ने शनिवार को ईरानियों से शहर के केंद्रों पर कब्जा करने का आह्वान किया और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में मजदूरों और कर्मचारियों से भी देशव्यापी हड़ताल शुरू करने का आग्रह किया। मेरे प्यारे देशवासियों, अपनी हिम्मत और पक्के इरादे से आपने पूरी दुनिया की तारीफ हासिल की है। मैं अर्थव्यवस्था के अहम सेक्टरों, खासकर ट्रांसपोर्टेशन, तेल, गैस और एनर्जी के मजदूरों और कर्मचारियों से भी देशव्यापी हड़ताल शुरू करने की अपील करता हूं। ईरान के इटर्नल गार्ड के नौजवानों और सभी हथियारबंद और सुरक्षा बलों से जो नेशनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म में शामिल हो गए हैं, मैं कहता हूं, दमन की मशीनरी को और धीमा करें और उसमें रुकावट डालें ताकि तय दिन पर हम इसे पूरी तरह बंद कर सकें। उधर बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम टेलीविजन पर दिए गए भाषण में ईरानियों से एकता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी उन्हें खुश करने के लिए अपनी ही सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। खामेनेई ने अमेरिकी नेता से अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देने को कहा। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र भेजा है जिसमें उसने अपने देश के अंदर अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर को कमजोर करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उधर शुक्रवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि सैनिक जमीन पर भेजे जाएंगे, बल्कि इसका मतलब होगा कि दुश्मन को बहुत जोरदार तरीके से वहीं चोट पहुंचाई जाएगी जहां सबसे ज्यादा असर हो। ईरान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को लेकर दिसंबर के अंत में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 65 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार से ईरान में बड़े पैमाने पर इंटरनेट ब्लैकआउट हो रहा है, जिससे लोकल कम्युनिकेशन और मीडिया को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच तुर्की और यूनाइटेड अरब अमीरात समेत कई देशों की कई फ्लाइट्स ने ईरान आने जाने वाली अपनी सर्विस कैंसिल कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 2026 का साल क्रिकेट के लिहाज से काफी बड़ा रहने वाला है। ऐसे में टीम इंडिया इस साल का आगाज वनडे फॉर्मेट से करने जा रही है। टीम के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती है। बड़ी बात यह है कि इस सीरीज में एक बार फिर से निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस पर होंगी, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका और विजय हजारे ट्रॉफी में एक बार फिर साबित किया है कि उनमें क्रिकेट अभी बहुत बाकी है। बहरहाल, न्यूजीलैंड का भारत में कैसा रहा है वनडे सीरीज का इतिहास और क्या टीम इस बार चुनौती दे पाएगी, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 7 सीरीज 37 साल, न्यूजीलैंड का हाल बेहाल। कुछ ऐसा है कीवी टीम का भारत में वनडे क्रिकेट का हाल। साल 2026 में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत वनडे फॉर्मेट से करने जा रही है, जिसकी पहली सीरीज का पहला मैच वडोदरा में है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के इतिहास पर गौर करें तो दिसंबर 1988 से ये कहानी शुरू होती है। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच कुल 7 ओडीआई सीरीज खेली जा चुकी है, जहां स्कोर लाइन 7-0 है, यानी हर बार बाजी भारत के हाथ आई है। 1988 में दोनों देशों के बीच 4 मैच की वनडे सीरीज खेली गई, जहां टीम इंडिया ने 4-0 से जीत हासिल की। वहीं 1995-96 में भारत ने सीरीज को 3-2 से जीता। इसके बाद 1999-2000 में भारत ने एक बार फिर सीरीज को 3-2 से अपने नाम किया। करीब 10 साल बाद 2010-11 में भी भारत का दबदबा देखने को मिला और भारतीय टीम ने सीरीज को 5-0 से जीत लिया। वहीं 2016-17 में 3-2 तो 2017-18 में 2-1 से जीत हासिल की, जबकि 2023 में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 3-0 से हरा दिया। यानी कि शुरुआत भी क्लीन स्वीप से और अंत भी सफाया करके।
हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने भले ही वनडे फॉर्मेट में चुनौती पेश न की हो, लेकिन टीम ने टेस्ट सीरीज में भारत को उसकी ही सरजमी पर 3-0 से हराया था और जाहिर तौर पर वो हार टीम इंडिया को अभी भी टीस रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और वहीं खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का शनिवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता का आधिकारिक समापन समारोह दीव के तट पर स्थित INS खुखरी स्मारक में आयोजित हुआ और इन खेलों में कर्नाटक के खिलाड़ियों ने बाजी मारते हुए 3 स्वर्ण, 2 रजत और 6 पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं तमिलनाडु 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ दूसरे पायदान पर रहा, जबकि पिछले साल शीर्ष पर रहने वाला मणिपुर को इस संस्करण में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। खेलो इंडिया बीच गेम्स में इस बार खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। संस्करण में बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टकरा, बीच कबड्डी, पेंचक सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग में खिलाड़ियों के बीच कड़ी स्पर्धा देखने को मिली। इस बार मल्लखंब और रस्साकशी और डेमो गेम्स के रूप में शामिल किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और हमारी संस्कृति में साड़ी एक अभिन्न अंग है और इसी संस्कृति को, इसी परंपरा को नए आयाम दिए हैं हमारी आज की तेजस्विनी, जो ऐसी महिला हैं जिन्हें विश्व में सबसे तेज साड़ी ड्रिपिंग आर्टिस्ट के रूप में पहचाना जाता है। कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि साड़ी को इस मुकाम तक ला सकूंगी या इतना बड़ा बना सकूंगी या इसमें कभी करियर बन सकता है। सोच की जरूरत है, शिद्दत, मेहनत और रिलीजियस हार्ड वर्क की।
there is nothing impossible. Just focus on nurturing that one idea. साइबर पॉडकास्ट में इस बार बात भविष्य की साइबर चुनौतियों की। AI जनरेट्स डिजिटल फुटप्रिंट। AI कई तरह की ऐसे एविडेंसेस क्रिएट कर देगा कि ये काम तो ममता चोपड़ा जी ने ही किया है। वो आप ही की आइडेंटिटी चुरा के आप ही से कुछ करा लेगा और हम यही साबित करने में लग जाएंगे कि ये व्यक्ति वो था ही नहीं। मेटावर्स में वो सारी चीज़ें पॉसिबल अलग तरीके से हो जाएंगी जो शायद रियल वर्ल्ड में नहीं थी। कई सारे ऐप्स होते हैं जो डेटा चुराने के लिए आपके फोन में बैठे हो। 16 बिलियन डीहैश्ड पासवर्ड मार्केट में पड़े हुए हैं। यदि हमें खुद समझ में आ गया कि ये चीज़ हमारे लिए खतरनाक है तो शायद हम उस चीज़ से बच जाएंगे। तो देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कहीं लेस क्राफ्ट के जरिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करती महिलाएं तो कहीं पारंपरिक कला को बनाया जिंदगी बदलने का जरिया। मिलवाएंगे आपको मणिपुर के एक ऐसे युवा से जिन्होंने सौर ऊर्जा से पूरे गांव को कर दिया रोशन। तो बात होगी बारामूला के स्थानीय लोगों, पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं की कोशिशों की भी, जिनकी कोशिशों से एक गौरवशाली इतिहास आया सामने। कहानियां जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। देखिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये विशेष एपिसोड मेरे साथ इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, डीएनए। क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, यह है आपके आसपास। जानिए वो कैसे जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। सप्ताह के अंत में जब आपके पास होता है समय तो यही है अवसर राजनीतिक तापमान को मापने का। पक्ष विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप को जानने का, सच झूठ को पहचानने का। देखिए राष्ट्रमंच, बड़ा विषय बड़ी बहस। शनिवार और रविवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शूर, सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहाँ नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। हर सुबह एक नई शुरुआत, दिन रात बढ़ते भारत की बात, देश दुनिया की खबरें जो है आपके लिए जरूरी, भरोसेमंद मॉर्निंग अपडेट और ताजा अंदाज। डीडी न्यूज का ब्रेकफास्ट शो देखिए नया सवेरा हर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।